नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि की सीयूईटी की इस पहल में, जहां पर हम सीयूईटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर के लिहाज से जो भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं, उनको सवालों के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, आपकी तैयारी के लिहाज से बहुत मददगार साबित होने वाली है। तो इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे पहले सवाल को। तो हमारा पहला सवाल INC4 को लेकर के है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि INC4 कहाँ पर आयोजित हुआ था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी नैरोबी केन्या, ऑप्शन सी पुंटा डेल एस्टे उरुग्वे या फिर ऑप्शन डी ओटावा कनाडा। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर ये जो INC4 है इसका आयोजन कनाडा के ओटावा में किया गया था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत एक अंतर सरकारी वार्ता समिति यानी कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी का गठन हुआ था और इस कमेटी का जो चौथा सत्र था वो कनाडा के ओटावा में आयोजित किया गया, जहां पर तमाम देशों ने, तकरीबन 170 देश यहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे सम्मेलन में, इस पूरी बैठक में हिस्सा लिया। इस पूरी बैठक का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि प्लास्टिक प्रदूषण जो है, यानी कि आपका जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, उसको लेकर के एक वैश्विक संधि बनाई जाए, एक ग्लोबल अग्रीमेंट बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, जिस पूरे अग्रीमेंट के माध्यम से हम दुनिया भर में प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे। दुनिया भर में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको समाप्त करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और इसकी स्थापना जो है वो 2022 में यूएनईपी के मेंबर्स के माध्यम से की गई थी और 2022 से लेकर के 2024 अब शुरू हो गया है और अब तक इसके 4 सत्र आयोजित हुए हैं और 5वां इसका जो अंतिम सत्र है वो 2024 के अंत में आयोजित किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इसके अंतिम सत्र के बाद हमें प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर के एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अग्रीमेंट देखने को मिल सकता है। और ये अग्रीमेंट 2015 में पूरे हुए पेरिस समझौते के समान हो सकता है। तो पेरिस समझौता भी अपने आप में इंपॉर्टेंट था और ये जो नया समझौता हमारे सामने यूएनईपी के माध्यम से देखने को मिलेगा वो भी अपने आप में प्रदूषण को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वजह से जो पूरी खबर है इंपॉर्टेंट है, जो सवाल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अध्यादेश में अगर मैंडेट में बात करें तो एक स्वैच्छिक और बाध्यकारी दृष्टिकोण के साथ समुद्री प्रदूषण पर इसके प्रभाव सहित प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र को संबोधित करना है, यानी कि प्लास्टिक का जो संपूर्ण लाइफ साइकिल होता है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स आते हैं, प्रोडक्शन के बाद उपयोग में भी आपको पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आप, जैसे एक सामान्य से एग्जांपल लीजिए, आप बाहर चाय लेने जाते हैं और चाय आप प्लास्टिक की पन्नी में लेकर के आते हैं, तो उसमें क्या है कि जब आप उसमें बहुत गर्म चाय डालेंगे तो जो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो चाय में मिल जाएंगे और ये आपके कैंसर की संभावना को बढ़ा देते हैं। तो जब आप उसका उपयोग करते हैं तो भी समस्या पैदा होती है। फिर जब वो प्लास्टिक जो है कचरे के तौर पर जाती है, जब वो प्लास्टिक वेस्ट बनती है तो भी उसको डिग्रेड होने में हजारों सालों का समय लगता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इन तमाम समस्याओं को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा और उसी लिहाज से एक प्लास्टिक संधि तैयार करने की कोशिश की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को देखें। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वन व्हीकल वन फास्टैग नीति को लागू किया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय रेलवे, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, ऑप्शन सी राष्ट्रीय परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वन व्हीकल वन फास्टैग की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी शुरू की गई है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की ओर से। सबसे पहले इस नीति की बात करते हैं। तो NHAI ने वन व्हीकल वन फास्टैग पॉलिसी की शुरुआत की है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है कई वाहनों के लिए एक फास्टैग के उपयोग को रोकना और एक वाहन से कई फास्टैग को जोड़ने से रोकना। यानी बेसिकली अभी क्या होता है, अभी आप कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कई वाहनों को एक ही फास्टैग से अटैच कर दिया गया है या एक फास्टैग आपको कई वाहनों में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो प्रथा है इसकी वजह से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता है और इसको रोकने के लिए बेसिकली NHAI की ओर से इस पॉलिसी को पेश किया गया है और ये पॉलिसी आपका 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखें। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कोर्स 2.0 की शुरुआत की है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI और ऑप्शन डी
वित्त मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है स्कोर्स 2.0 प्लेटफॉर्म जो है वो सेबी की ओर से लॉन्च किया गया है, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की ओर से इस पूरे प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म के बारे में एक बार बात करें, सेबी इसका सही जवाब है। तो स्कोर्स की फुल फॉर्म अगर आप देखें, स्कोर्स की फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। तो ये क्या है? ये जो स्कोर्स है बेसिकली सेबी के माध्यम से शुरू किया गया एक सिस्टम है, जो कि अगर आप जो है शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करते हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको अगर निवेश करते समय कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो वो अपनी शिकायत को इस प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म को सेबी ने शुरू किया था 2011 में, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। अब इसका जो दूसरा संस्करण है यानी कि स्कोर्स 2.0, इसको भी आपका सेबी की ओर से लॉन्च किया गया है। एक अपग्रेडेड वर्जन है, उन्नत संस्करण है और निवेशकों की शिकायतों से निपटने के लिए एक और बेहतर मजबूत तंत्र प्रदान करता है, बेहतर मैकेनिज्म प्रदान करता है। तो अगर निवेशकों को कोई भी समस्या आती है तो वो इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं और फिर सेबी उन समस्याओं को समाप्त करने की कोशिश करेगा, उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेगा। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को आप देखें। अगला सवाल है, एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के सौर ऊर्जा जनरेटरों में भारत का स्थान क्या था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका जो सही जवाब है, एम्बर की रिपोर्ट ये बताती है कि 2023 में सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में भारत का जो स्थान था वो था तीसरा स्थान। और ये रिपोर्ट इस वजह से इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस रिपोर्ट से पहले भारत चौथे स्थान पर हुआ करता था और रिपोर्ट ने बताया था कि 2023 में भारत जापान को पछाड़ते हुए सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया था। तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करें तो जापान को पीछे छोड़ते हुए हम तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में। भारत वर्ष 2015 में सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में 9वें स्थान पर हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में हमारे देश में उल्लेखनीय वृद्धि आपको देखने को मिली है और इस तरह से हम तीसरे स्थान पर यहाँ पर पहुंच गए हैं और जापान को हमने पीछे कर दिया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो 2015 में 0.5% के आसपास हुआ करती थी, जो कि 2023 में बढ़ करके 5.8% हो गई थी। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत भले ही तीसरे स्थान पर आ गया हो, लेकिन अभी भी पहले और दूसरे स्थान की तुलना में भारत बहुत पीछे है। पहले स्थान पर आपको चाइना मिलेगा सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में, ये भी आपको याद रखना है कि सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में चाइना आपका पहले स्थान पर है और उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है और तीसरे नंबर पर अब भारत आ गया है। लेकिन डेटा को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारत को अगर दूसरे स्थान पर अमेरिका को रिप्लेस करना है तो उसके लिए भारत को अपनी उत्पादन क्षमता को वर्तमान समय से बढ़ा करके तकरीबन 2 गुना बढ़ाने की जरूरत है। और अगर चाइना को रिप्लेस करना है पहले स्थान से तो हमें अपनी उत्पादन क्षमता को 5 गुना से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत यहाँ पर महसूस होने वाली। तो अभी हम चाइना और अमेरिका से सौर उत्पादन के मामले में बहुत पीछे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत आपको नजर आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को आप देखें। हमारा अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाइस एडमिरल संजय भल्ला, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल राजेश सिंह, ऑप्शन सी वाइस एडमिरल अशोक कुमार या फिर ऑप्शन डी वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला। तो इसका जो सही जवाब है, हमारी भारतीय नौसेना के जो कार्मिक प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं उनका नाम है वाइस एडमिरल संजय भल्ला। वाइस एडमिरल संजय भल्ला को हमारी हमारी नौसेना के कार्मिक प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने समुद्र और तटवर्ती दोनों स्थानों पर विभिन्न विशेषज्ञ कर्मचारी और परिचालन भूमिकाओं में काम किया है, बहुत बड़ी पोस्ट पर काम किया है नौसेना में और अब इन्हें नौसेना में कार्मिक प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को आप देखें। अगले सवाल में पूछा गया है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो गेंदबाजों की बात हुई है, सवाल के जवाब को अगर आप देखें, ऑप्शंस की बात करें, पहला ऑप्शन है रविचंद्र अश्विन, दूसरा ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, तीसरा ऑप्शन है यजुवेंद्र चहल और चौथा ऑप्शन है कुलदीप यादव। तो इसका जो सही जवाब है, T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं यजुवेंद्र चहल। तो यजुवेंद्र चहल की अगर आप बात करें तो वर्तमान समय में चहल जो है वो आपका राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर के तौर पे जो है खेल रहे हैं और इन्होंने 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो जो है चहल जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए थे। तो चहल के नाम पे ये रिकॉर्ड आपको जो है
नजर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को आप देखें। हमारा अगला सवाल है सेसम क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सेतु द्वारा लॉन्च किया गया एक नया बैंक, ऑप्शन बी भारत का पहला बड़ा भाषा मॉड्यूल यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, हमारा तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी एक प्रकार की बीमा योजना, और चौथा ऑप्शन है एक वित्तीय सेवा ऐप यानी फाइनेंशियल सर्विस ऐप। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है सेसम जो है वो बेसिकली भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है। इस पर विस्तार से बात करते हैं। सेसम को अगर आप देखें तो सेतु ने सेसम नाम से भारत का पहला बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित किया है। सेसम को स्वदेशी एआई अनुसंधान फर्म सर्वम एआई के सहयोग से जो है विकसित किया गया है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप समझें तो ये मॉडल विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं यानी फाइनेंशियल सर्विसेज और बीमा क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है, और वहां पर जो है एआई के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। चलिए, सेसम की हमने यहाँ पर बात की, अब बढ़ते हैं आगे। अगली खबर को आप देखें। हमारी अगली खबर है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 12 मई और ऑप्शन डी 15 मई। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस का जो आयोजन है वो हर साल 8 मई को किया जाता है। तो हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन होता है, और जैसा कि नाम से प्रतीत होता है इस पूरे दिवस का प्राथमिक उद्देश्य है कि दुनिया भर में, खास तौर पर भारत में, थैलेसीमिया के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, जो असामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादन की विशेषता वाला एक अनुवांशिक रक्त विकार है। क्या होता है इसमें, ये भी आपको यहाँ से पता चलता है कि जो आपका थैलेसीमिया है उसमें आपका जो हीमोग्लोबिन का उत्पादन है वो असामान्य तौर पे बढ़ जाता है। इसको आप कह सकते हैं थैलेसीमिया। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल भारत में 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस का जो है आयोजन किया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 का विषय है एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ये बेसिकली आपका जो थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट है उसको लेकर के समानता की बात करता है कि भारत में चाहे अमीर हो या फिर आप दुनिया में बात करें, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सभी व्यक्तियों को थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट जो है, उसका जो उपचार है उसकी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। उसको लेकर के इस पूरे थीम में यहाँ पर बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को आप देखें। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि विटली गोल्ड अवार्ड 2024, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ये किसे प्रदान किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन बी डॉक्टर जेन गुडॉल, ऑप्शन डी डॉक्टर डेविड एटबरो और ऑप्शन डी डॉक्टर सिविलिया अर्ले। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि जो ग्रीन अवार्ड है वो ग्रीन ऑस्कर जिसे कहा जाता है, यानी कि विटली गोल्ड अवार्ड, ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को प्रदान किया गया है। और इन्हें पहली बार ये अवार्ड नहीं मिला है, इन्हें ये अवार्ड जो मिला है दूसरी बार प्राप्त हुआ है। और इस अवार्ड को विटी गोल्ड, ये जो अवार्ड है विटली गोल्ड अवार्ड, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों मिला है इन्हें ये अवार्ड, उस पर भी अगर आप बात करें तो ये असम की एक जीव विज्ञानी है, बायोलॉजिस्ट हैं, और इन्हें लुप्तप्राय एक पक्षी है असम का हरगिला, जिसको आप जो है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क जो हरगिला पक्षी है, इसको बेसिकली इसकी जो हैबिटेट है उसको सुरक्षित करने के लिए, उसके हैबिटेट को जो है कंजर्व करने के प्रयासों के लिए डॉक्टर को इस पूरे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को आप देखें। हमारा अगला सवाल है कि INMA का 2024 ग्लोब मीडिया अवार्ड किसने जीता। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए NDTV एंकर, ऑप्शन बी AI एंकर सना, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समाचार मीडिया एसोसिएशन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो अवार्ड मिला है ग्लोबल मीडिया अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है AI एंकर सना को। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं तो आपका इंडिया टुडे ग्रुप की एक एंकर है, AI न्यूज़ एंकर है, जिनका नाम है सना। तो सना को बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि उनके इंट्रोडक्शन से, उनकी पेशकश की वजह से न्यूज़ परिवर्तन, AI न्यूज़ परिवर्तन, आपको जो है जो आपका न्यूज़ सेगमेंट है वहाँ पर AI की जो हिस्सेदारी है वो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इसकी वजह से उन्हें बेसिकली INMA के 2024 के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। INMA की फुल फॉर्म अगर आप देखें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन। ये है आपकी एंकर सना। इसके अलावा ये जो पूरा अवार्ड है, सना को वर्ष 2023 में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये भारत की पहली AI एंकर के रूप में जानी जाती हैं, AI सना। तो इसको लेकर के भी आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भारत की पहली जो AI एंकर है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है AI एंकर सना।
अगले सवाल को आप देखें। हमारा अगला सवाल है कि केरल का कौन सा बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन बी विजिंजम बंदरगाह, ऑप्शन सी मैंगलोर बंदरगाह या फिर ऑप्शन डी चेन्नई बंदरगाह। तो इसका जो सही जवाब है वो है विजिंजम बंदरगाह, जो है बेसिकली भारत का जो है पहला ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। इसके बारे में विस्तार से बात करें, हमने देखा कि केरल का विजिंजम बंदरगाह जो है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने का मतलब ये है कि बेसिकली इस जगह पर, ये वो जगह होती है जहां पर कार्गो को अंतिम डिस्चार्ज पोर्ट तक ले जाने से पहले बड़े जहाजों से छोटे जहाजों में ट्रांसफर किया जाता है। तो उस जगह को आप कहते हैं ट्रांसशिपमेंट हब। और केरल का विजिंजम बंदरगाह जो है वो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को आप देखें। हमारे अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है इस पूरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो है उद्घाटन हुआ है। और इसकी शुरुआत करी है SJVN लिमिटेड नाम की कंपनी है। इस कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में अपने 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना की जो है शुरुआत की है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है कि 8 घंटे की परिचालन अवधि के दौरान प्रतिदिन 14 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए। अब आप सवाल पूछेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली एक ऐसा हाइड्रोजन है, एक ऐसा आप इसको एक ऐसे एलिमेंट के तौर पर देख सकते हैं जिसका उत्पादन बेसिकली जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के माध्यम से किया जाता है। जैसे सोलर एनर्जी के माध्यम से आप कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी के माध्यम से आप कर सकते हैं, इसके अलावा सोलर एनर्जी के माध्यम से आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है हाइड्रो एनर्जी के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरह की जो आपकी सोर्सेज हैं, इनके माध्यम से जो भी आप उत्पादन करते हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज के माध्यम से उत्पादन होता है, जैसे विंड एनर्जी हो गई, उसके माध्यम से अगर आप हाइड्रोजन बनाते हैं तो इस हाइड्रोजन को कहा जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत भारत के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के जो बाय प्रोडक्ट हैं उसमें आपको कोई भी ग्रीन हाउस गैस देखने को नहीं मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के केवल जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो तो एक होता है पानी यानी कि जल, और दूसरा होता है ऑक्सीजन। यही 2 बाय प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है और कोई भी उत्सर्जन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को आप देखें। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का अनावरण किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो या फिर ऑप्शन डी BIS। तो इसका जो सही जवाब है वो है DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भारत की जो सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है उसका उद्घाटन किया गया है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को कानपुर में स्थित रक्षा सामग्री और भंडारण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान यानी DMSRDE, जो कि DRDO के तहत काम करता है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भारत की जो है सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है। और अभी तक इस जैकेट को बेसिकली जो है आपका भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो सबसे उच्चतम खतरे के स्तर का 6 का जो पूरा स्तर होता है उसके लिहाज से इसको डिजाइन किया गया है। और जैकेट का 6 गोलियों को रोकने के लिए परीक्षण अभी तक हुआ है, जो इसकी उन्नत सुरक्षात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि एक ये जैकेट जो है वो 6 गोलियों को रोक सकने में सक्षम है। तो अपने आप में जो ये पूरी जैकेट है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको विकसित किया है DRDO ने। हमारा अगला सवाल है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी श्रेया घोषाल, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी AR रहमान। तो ये जो अवार्ड मिला है ये अवार्ड दिया गया है अमिताभ बच्चन को, सदी के महानायक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। तो 24 अप्रैल 2024 को अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार समारोह रंगमंच और संगीत की एक प्रमुख हस्ती और मंगेशकर भाई बहनों यानी कि लता मंगेशकर हो गई, आशा भोसले हो गई, इनके जो पिता हैं दीनानाथ मंगेशकर, उनकी स्मृति दिवस के तौर पर चिन्हित किया जाता है। उनकी स्मृति दिवस पर ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन को इस पूरे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को आप देखें। हमारा अगला सवाल है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत के तौर पर यानी कि एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है?
हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी उसेन बोल्ट, ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी एमएस धोनी। तो इसका जो सही जवाब है 2024 के जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके लिए उसेन बोल्ट को बेसिकली जो है एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो उसेन बोल्ट को आगामी पुरुष T20 विश्व कप के लिए राजदूत चुना गया है। और ये जो पुरुष ICC T20 वर्ल्ड कप है ये आधिकारिक जो है बेसिकली इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज द्वारा संयुक्त तौर पर किया जा रहा है। उसेन बोल्ट जो है वो दुनिया भर की यात्राएं करेंगे और इन यात्राओं के दौरान बेसिकली वो दुनिया भर में ICC T20 ये जो वर्ल्ड कप है इसका प्रचार करेंगे और लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वो स्टेडियम में आकर के मैच देख सकते हैं। ये बेसिकली हमने इस पूरे विश्व कप की बात की। अगले सवाल को देखें आप। अगला सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए नईमा खातून, ऑप्शन बी फातिमा बेगम, ऑप्शन सी आयशा सिद्दीकी, ऑप्शन डी जहरा खान। तो इसका जो सही जवाब है AMU की जो पहली महिला कुलपति हैं वो हैं नाइमा खातून। इनके बारे में विस्तार से अगर आप बात करें तो नाइमा खातून को AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के तौर पर नियुक्त किया गया है, डीन के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इन्होंने 2014 में AMU को ज्वाइन किया था और 2014 में से जो है AMU की जो महिला कॉलेज है उसके प्रिंसिपल के रूप में जो है काम कर रही हैं। यहाँ पर तस्वीर में आप नईमा खातून को देख सकते हैं जो कि AMU की पहली महिला जो है कुलपति बनी है। अगले सवाल को आप देखें। हमारा अगला सवाल है कि कौन सी कंपनी डेटा ट्रैफिक में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर बन गई है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए चाइना मोबाइल, ऑप्शन बी वोडाफोन, ऑप्शन सी रिलायंस जियो, ऑप्शन डी AT&T। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी यानी कि रिलायंस जियो जो है वो दुनिया भर में ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन गई है। रिलायंस जियो ने डेटा ट्रैफिक के मामले में चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए अग्रणी वैश्विक मोबाइल ऑपरेटर बनकर के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उसके टोटल सब्सक्राइबर्स की बात करें तो जियो के वर्तमान समय में आपको 481.8 मिलियन जो है ग्राहक देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो है तकरीबन 108 मिलियन जो यूजर्स हैं वो आपको ट्रू 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 108 मिलियन लोग अकेले 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले सवाल को आप देखें। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सक्षम ऐप लॉन्च किया है। तो सक्षम ऐप को बेसिकली हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन बी भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है भारत के चुनाव आयोग की ओर से यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। इसके बारे में विस्तार से आप बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विकलांग व्यक्तियों यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज PWDs के लिए मतदान पंजीकरण और चुनावी सेवाओं को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया है। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये दिव्यांगजनों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करके मतदान प्रक्रिया में उनकी पहुंच को जो है और ज़्यादा बढ़ाएगा और उनकी समावेशिता को बढ़ाएगा, उनकी इंक्लूसिवनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे लोकतांत्रिक गतिविधियों में जो है दिव्यांगजन जो हैं उनकी जो भागीदारी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो हमारे दिव्यांगजन लोग हैं वो भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर जा सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा CUET का प्रोग्राम हुआ। तमाम जो करंट अफेयर की खबरें थी उन खबरों को यहाँ पर हमने समझ लिया है और उम्मीद है कि जो भी खबरें यहाँ पर हमने जिन पर चर्चा की है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए, उनको भी बताइए कि ऐसा एक चैनल है जहां पर CUET के एग्जाम के बारे में तमाम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर चर्चा की जाती है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।